सो जो कॉल आता था वो आता था Sweden, UK. Finally, from the call was connected from Antarctic to Sweden, UK, and then the sound used to be very clear. बहुत ही क्लियर होता था. बट पीछे से ना एक क्या होती थी जिसको बोलते हैं कि साउंड ऑफ साइलेंस. हेलो आवाज आती जैसे ऑफ कोर्स यू रिकॉग्नाइज द वॉइस. वहाँ से आएगी हेलो, ही से हेम, यहाँ से आवाज आएगी, यू नो, आई से हेम, हाँ अलका इट्स मी, और बस 2-3 सेंटेंसेस वो ही विल से कि दिस इज, ये पूरा दीज डेज इट्स टोटली नाइट थ्रू आउट द डे एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. तुम लोग कैसे हो, ठीक हो, हाउ इज श्रेया, हाउ आर पेरेंट्स, एंड हाँ बस बढ़िया है, सब ठीक है, सब ऑल राइट, दैट्स ऑल. M&M Talkies presents India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. Chapter 9, As the World Turns. यहाँ अंटार्कटिका में भी किसी भी जानी पहचानी जगह या शक्ल से हज़ारों किलोमीटर दूर कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं भूल सकते. घर वालों की आवाज़, उनके जीवन के वो खास पल जिनके लिए आप उनके साथ नहीं हैं. यहाँ अंटार्कटिका में भी बाहर की दुनिया की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपना असर आप पे छोड़ सकती हैं. इस कहानी के एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पे मैंने शुरू में उतना ध्यान नहीं दिया, और ये रियलाइजेशन मुझे तब हुआ जब मैं डैड का इंटरव्यू ले रहा था. ऑब्वियसली आपका खुद का तो ये था कि भाई चैलेंज द अननोन इज बिन योर ड्राइविंग फोर्स. तो आपके लिए खुद तो पर्सनली बहुत सही था, बट बाय देन यू आर मैरिड टू मॉम, you had a child, my elder sister. Was there any discussion required कि जाऊँ नहीं जाऊँ? That's, I'm not saying it as a cliche. That I have been able to do this is only because I'm married to my wife. I got married in 1979. 1979, I went for the pre-expedition to Nanda Devi. 1980, I went to expedition Nanda Devi. 1981, I went to Mulki Lafayette. 1982, I went to Rudukera. 1983, I went to Antarctica. Sweetheart, when I came back from Antarctica, you didn't recognize me. You were born in 86. Yeah. So it's my daughter who did not recognize me. So my wife was asked, I mean, how do you allow him to do this? Aren't you afraid? Forget about other thing. Aren't you? Don't you doubt that he will stray? अब मॉम का रिस्पॉन्स तो मैं उनसे ही सुनना चाहता था. So please welcome to the podcast, my mother, Alka Lohumi. दुनिया वाले जो होते हैं, मतलब उनके तो ओपिनियंस हजार होते हैं, यू नो, स्पेशली फॉर अ वुमन. सो व्हाट डिड पीपल हैव टू से? हाँ, people had to say कि भाई क्या है, कभी your husband sometimes goes and climbs mountains, now he's going to Antarctica and you'll be alone. So my point were two things. Firstly, कि he's in a profession where we have to live apart. You know, I can't tag along everywhere, and I can't say ki now shit I mean I walked into it with my eyes open, so I know what it involves. And as far as saying, you know, people saying dunya wale thing, fine, it's okay. If he's alone, I'm also alone. And in fact, in a more ordinary world, I have more options than him. That poor guy in Antarctic with only men and penguins. And penguins. मैंने उनसे पूछा कि उनका क्या रिएक्शन था जब उन्हें पता चला कि उनका हस्बैंड अंटार्कटिका जा रहा है. उनका जवाब मेरी उम्मीदों से थोड़ा हटके था. देखो ऐसा है, मतलब ये तो हमेशा से ये एक्साइटिंग लगता है कि भाई हमारी में, अरे वहाँ पहाड़, लोग जनरली बोलते हैं हम यूएस घूमने जा रहे हैं. हमने कहा भाई मेरा हस्बैंड वो पहाड़ चढ़ने जा रहा है, नंदा वो अंटार्कटिका जा रहा है. ये मतलब एक बहुत ही फ़र्क किस्म का वो है. वेरी सिंपल. क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग मेरा तो पैशन नहीं है, ठीक है. मैंने ट्रैकिंग व्रैकिंग बहुत करी है. आई बीन टू अमरनाथ, वी ट्रैक द एंटायर कश्मीर वैली इन आवर हनीमून.
climbed behind army water tankers, lived in tents. We did like that. But definitely I'm not going to climb Mount Everest, even if it is very thrilling. But Antarctica के लिए I said, yeah, I want to. उस वक्त जब when he was going to Antarctica, so I told him, यार मुझे भी ले चलो, as a cook ले चलो, as a cleaner ले चलो. You were 2 kids. तो he said, ये तो भी तो मैंने कहा इनको मैं मम्मी के यहाँ छोड़ दूँगी. 93 में पैदा नहीं हुआ था मम्मी. अच्छा तुम 86 में पैदा हुए थे. हम में से एक था, हाँ दूसरा नहीं था. श्रेया थी. मैंने कहा श्रेया को मम्मी के पास नानी संभाल लेगी, मुझे लेके चलो. कम से कम पेंगुइन्स तो देख लेंगे. चलो पेंगुइन्स का छोटा फॉर्म मैंने I saw in South Africa, but then that's penguins, and I was imagining कि अंटार्कटिका में होगी तो इनके चारों तरफ स्नो, this that, you know. अच्छा लगा सुन के कि मॉम एंड डैड दोनों को याद नहीं है मैं कब पैदा हुआ था. लेकिन मॉम से बात करते करते मुझे ये एहसास हुआ कि अक्सर ऐसी कहानियों में हम भूल जाते हैं कि और भी लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं. 81 मिशन मेंबर्स, 81 फैमिलीज. जिम्मेदारियां तो हर किस्म की होती हैं. कभी कभी एक जिम्मेदारी को निभाने के लिए बाकी जिम्मेदारियां किसी और पर डालनी पड़ती हैं. और ऐसे मिशंस पे जाने के लिए सही वक्त नाम की कोई चीज नहीं होती, जैसा मुझे कर्नल नायर ने बताया. Though personally it was not a very good time for me because my father was very critically ill and I did not know whether he would be, what would happen if I would sail away. Yeah. He actually passed away before I sailed. Right. So I was with him in Delhi, he was in the hospital. It was that way a difficult time for me because I had to immediately leave. Yeah. And in fact my wife was pregnant. Yeah. And she delivered a baby girl when I was there on the mission in Antarctica. How did you get to know? Yeah, they sent a little fax picture, a black and white, fax picture of the baby. I couldn't really make out the face. And you received it at the base with the... Yes, it was sent the helicopter. They sent a helicopter to send the news to me with the picture from the ship. आज तो सेल फोन्स और इंटरनेट की वजह से हम कभी भी कहीं भी अपनों से बात कर सकते हैं. लेकिन 1984 में अपना खुद का लैंडलाइन कनेक्शन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी लग्जरी थी. डॉक्टर हर्ष गुप्ता ने मुझे बताया कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत नई थी और बहुत महंगी. Communication was a problem because we would be only talking through satellite and time was limited. Could you tell us 3 minutes. We were given originally only 3 minutes a week to talk. per person. So they will talk to their family and once in a week. I'm guessing these 3 minutes per week also we must account for the fact that the communication is not instantaneous. There is... No, but there we were very careful that the 3 minutes started only when they started talking. Right. So 3 minutes per person per week. ये थी पर्सनल कॉल्स की टाइम लिमिट. लेकिन कुछ मिशन मेंबर्स जैसे कैप्टन राम कुमार तो ये 3 मिनट भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये वो उन मिशन मेंबर्स में से थे जिनके घर पे लैंडलाइन नहीं था. हिसार हरियाणा से उनके घर वालों को पहुंचना पड़ता था दिल्ली उनसे बात करने के लिए. So no chance of getting home. Somebody has to come to Delhi and then he can talk. अच्छा, तो आप तो घर पे... मैं तो नहीं होनी थी, मैं तो कोई चांस ही नहीं था. हाँ, तो आपने पूरे साल बात नहीं... नहीं, मेरे फादर वगैरह थे, वो दिल्ली आते तो वहाँ से उनने बात करते तो ऑफिसर DOD के से. टेलीफोन थे ही नहीं विलेज में, नो लैंडलाइन. बेसिकली क्या आता है कि डिपार्टमेंट साइड से सब साइड से पता है चलता रहता था क्या हो रहा है. हाँ, लेकिन डायरेक्टली बात नहीं... डायरेक्टली घर से वैसे बात नहीं. एक दफ़ा वो दिल्ली आ गए, फादर ने बात की थी, वो तो कोई चांस ही नहीं था. अभी पुणे में मैं विंटरिंग टीम लीडर सत्या शर्मा का इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी डेली वॉक से लौटने के लिए. इस वक्त में मैंने उनकी वाइफ आशा शर्मा से बात करना शुरू किया. 14 महीने एक दूसरे से अलग रहने का अनुभव क्या था और उन्होंने और उनकी फैमिली ने इसके साथ कैसे डील किया, इसके बारे में आशा जी ने लिखा था एक आर्टिकल में. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या वो आर्टिकल मेरे साथ शेयर कर सकती हैं. आप whenever you are ready, मेरा बस रखा हुआ है यहाँ पे, whenever you are ready. वे दिन हम पर कितने भारी थे. स्मृतियाँ बहुत स्तरों पर फैली होती हैं. भारतीय अंटार्कटिका दल के शीतकालीन दल के नेता मेरे पति के दक्षिण गंगोत्री प्रवास की याद करती हूँ
तो अंतहीन प्रतीक्षा के रूप में मेरे सामने ढेर सारा पसरा समय और निविड़ एकाकीपन ही याद आता है। ऐसी अनुभूतियाँ जिनसे मेरा कभी परिचय नहीं था। नाते रिश्तेदारों से भरे शादी के घर में, मित्रों के जमघट में और गुलजार पार्टियों के बीच भी मैं इतनी अकेली हो सकती हूँ, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था। दरअसल अंटार्कटिका के बारे में मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं था। और जब 13 मई 1983 की शाम मेरे पति के संस्थान के ऑफिसर्स मेस में आयोजित पार्टी में जब डॉक्टर अरुणाचलम ने मुझसे पूछा कि यदि आपके पति को पूरे 1 वर्ष के लिए दक्षिणी ध्रुव भेज दिया जाए तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी। डॉक्टर अरुणाचलम के इस प्रश्न से सब कुछ स्पष्ट हो गया। फौज की नौकरी में मेरे पति को कहाँ भेजा जाए और कहाँ नहीं, इस पर आपत्ति उठाने वाली मैं कौन होती हूँ। फिर भी मुझसे पूछा जा रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि शीतकालीन अभियान के भविष्य के बारे में ये लोग स्वयं आश्वस्त नहीं हैं। अभियान शायद काफ़ी खतरनाक है। कम्युनिकेशन ऑफिसर परमजीत सिंह की जिम्मेदारी थी इंडिया से कम्युनिकेशंस मेंटेन करना। उन्होंने मुझे बताया कि वो वीकली फ़ोन कॉल्स के साथ साथ विंटरिंग टीम मेंबर्स ने और भी रास्ते निकाले अपनों के करीब रहने के लिए। Initially we had problem because we were the messages and all we were telexing we used to send. These people used to send it by letter and all, or maybe inform on telephone, landline. Everyone didn't have telephone. Most of the people were from villages and all, so they will inform on telephone that so and so message has come, which the village ladies or these Jawans wives and all, they did not understand. So this problem was projected and we had requested that somebody who's conversant with English and Hindi and these languages, he should be there to coordinate between us and what are our requirements and with our families, so that these day-to-day problems can be solved. So Flying Lieutenant Sawant, he was the one who was put there, and he was a very good fellow and he really helped us in maintaining our morale and in communicating our all messages. He even on his own he used to ring up and speak to people whomever he could. Other thing was forces request. This is Sawant we used to request him, please put up this song for us. And we had trans receiver, my receivers were very sensitive. So we had put a speaker in the lodge hall, where they could hear BBC News, Indian News and this music and all. So he will put that request from our side, and in case the weather conditions were good, we were able to hear our request. So these were great morale boosters. And telex copy of that he will send to our families also. So they are ready that this request is going for this member whose was anniversary or birthday was there. So they were also able to listen to those requests. विंटरिंग टीम के काफ़ी मेंबर्स थे जो अपने घर वालों से हर हफ्ते बात नहीं कर पाते थे। घर से बिना किसी खबर के महीनों दक्षिण गंगोत्री जैसी जगह पे रहना काफी मुश्किल था। Sometimes even because of the inability to communicate with family, that would also sometimes cause some distress to members के number of people, like their families, because of various reasons they were not able to come to the telephone or they were not able to speak so these members will at times become apprehensive why they are not able to speak. There are no other means of communication at the moment. So these problems were there. So that time at least Sawant used to help us, and we used to tell him, please communicate this and send back the message. So Sawant was a good liaison officer for us. लेकिन कैप्टन परमजीत सिंह का इक्विपमेंट सिर्फ इंडिया से नहीं, उनको पूरी दुनिया से कनेक्ट कर सकता था। The government, as far as DOD was concerned, they only told about the welfare of families or whatever questions we used to put it to them about our problem, they used to reply to that. Otherwise, there was not much of communication with them. On radio, what we used to hear, various stations and all, so we used to know what is happening in the world through BBC or All India Radio. Sometime about Antarctica they were saying, so we used to feel very happy. Some songs being played for us, we used to feel very happy. So these were good things. क्रिकेट का स्कोर रखते थे उसमें? क्रिकेट का स्कोर वाले वो भी सुनते थे. Lok Banerjee was very keen on listening to music and this news and all.
वो उसके पास ट्रांजिस्टर भी था। उसने बाहर से जो है ना एक मेरा डाइपोल एरियल का वो लगा के तार वो उस पे अपना सुनता भी रहता था। तो क्रिकेट स्कोर भी सुनता था और बाकी न्यूज वो अपना मतलब यूज्ड टू बिजी इन हिज ओन सुनने के लिए। और एक बहुत ही खास कनेक्शन उन्होंने बनाया एंटार्क्टिका में बाकी बेसिस के कम्युनिकेशन ऑफिसर्स के साथ। I had communication with all the Antarctic stations. First was the Novoladskaya Russian station. Then I was in communication with Senai, South Africa. This used to speak on Tuesday and Friday. Then Halliway, UK. This on Friday I used to speak to them. And then Saiwo, Japan. We were in communication with them quite often. But Thursday at 1400 hours we were in communication. Because Japanese were very keen on learning from us. And the radio officer was, he could speak good English. He had become a good friend also. So when you were communicating with all these other stations around the world, what did they want to talk about? Basically, from our side, we wanted to know what kind of station they had, what type of construction they had, what type of communication equipment they were using, how were they having, what was their normal routine and all, how do they handle various problems what we were facing. And their main question used to be similar, that how did you establish in such a short time? You know, first question always used to be, you established in one summer only. And how did you manage and what all they will ask us, what type of station is there. For personal, we used to chat about ourselves, that I am from so and so a place. So most of them had not even heard of places like that. And when is their next ship or aircraft going to come? Like Emerson Scott at South Pole, American station. They used to have the aircraft coming. And Australian Mawson, that was, they also had in between aircraft coming. Even Russians, they they used to have aircraft landing and all. So we wanted to know in case of emergency or something, in case some help required, so what type of help or anything they can do. 29 अक्टूबर 1984 कैप्टन परमजीत सिंह का 32nd बर्थडे। दक्षिण गंगोत्री पर एक छोटा सा सेलिब्रेशन होता है। उस दिन कैप्टन परमजीत सिंह अपनी फैमिली से बात करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन किसी वजह से दिल्ली में फ़ोन काम नहीं कर रहे हैं। वो अपनी डायरी में लिखते हैं, ट्राइड वाइफ नंबर ऑफ टाइम्स बट सीम्स टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर, ट्राइड पेरेंट्स बट गेटिंग नो कनेक्शन, व्हाट्स रॉन्ग विद दिल्ली लाइन्स। 31 अक्टूबर 1984। हर दिन की तरह कैप्टन परमजीत सिंह सुबह 6:30 बजे उठते हैं और जाकर अपना रेडियो इक्विपमेंट ऑन करते हैं। सुबह 7 बजे BBC रेडियो पर एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई देती है। I was listening to BBC in the morning. So I heard this news that the Indira Gandhi has been attacked by her bodyguards. And they have shot her. So that was the first news. When I rang up my wife at Delhi, she was not aware of it. Neither was my father. They said, we don't know anything about this. So I told station commander that this type of news I have heard on BBC. वो अपनी डायरी में लिखते हैं, Mrs. Indira Gandhi fired at and taken with 8 bullets in stomach to hospital. Told Kalan Sharma, don't think she'll survive. Too bad for country at this stage. So we started tuning to other stations and on All India Radio there was no news. So later on BBC confirmed that she's dead and she's been shot by her Sikh bodyguards. 31 अक्टूबर 1984 को हमारे प्राइम मिनिस्टर के 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने उनको असैसिनेट कर दिया। उसी दिन घोषित किया जाता है कि राजीव गांधी भारत के नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। रात 8 बजे कर्नल शर्मा और बाकी मिशन मेंबर्स एक मीटिंग रखते हैं जिसमें वो गुजरे प्राइम मिनिस्टर की याद में 2 मिनट का साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। दक्षिण गंगोत्री पे भी इंडियन फ्लैग को हाफ मास्ट पे डाला जाता है। कैप्टन परमजीत सिंह की डायरी में फाइनल एंट्री ये है, स्लेप्ट at 23:45 hours, wondering what future will bring. प्राइम मिनिस्टर के असैसिनेशन के बाद
शुरू हुआ हमारे देश के इतिहास में एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा। जिन 2 बॉडीगार्ड्स ने हमारे प्राइम मिनिस्टर का असैसिनेशन किया था वो सिख थे। अब बदला लेने के लिए हमारे देश के सिख नागरिकों पर हमले शुरू हो गए थे। 1984 एंटी सिख राइट्स आज भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत सारी पेनफुल मेमोरीज रखते हैं। लेकिन जब 1 नवंबर को कैप्टन परमजीत सिंह उठे, उनका ख्याल सिर्फ एक चीज़ पे था, 13,000 किलोमीटर दूर उनके परिवार पे। वो पिछले 3 दिनों से उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है। BBC, वॉइस ऑफ अमेरिका और रशियन स्टेशन से हर घंटे भारत में चल रहे दंगों की रिपोर्ट्स दक्षिण गंगोत्री तक पहुंच रहे हैं। लेकिन फाइनली आज वो अपनी बीवी से बात करने में सफल होते हैं। Would you be willing to share with us, sir, what was happening at the time? Yeah, my wife was staying in a separated family. My wife had 2 small children. One 5 years and another 3 years was staying in a accommodation in civil area, Karol Bagh area. And when I spoke to her, and that time, in fact, I got a call from her. How she managed, I don't know. So she spoke and she said that in her gully, shops are being looted and houses are being burned and all. दक्षिण गंगोत्री से कैप्टन परमजीत सिंह अलग अलग डिपार्टमेंट से उनकी मदद की मांग करते हैं। फॉर्चुनेटली वो मदद टाइम पर उनकी फैमिली तक पहुंच जाती है। So I was worried, so I rang up my father-in-law who was close by. I said, if you can help, somebody can go and fetch them because staying alone will be difficult. I also requested General Rawat, please help them. And Dr. Sareen, he was the director. Mr. Sareen was the director, along with I think Sawant or somebody else. They went to our house also. And meanwhile, my wife, she shifted to my my in-laws' house, and the children were dressed like girls. They put on my niece's clothes, and my wife. They all 3 shifted or essential items. They shifted there, and she was provided with a help, and my father also helped her, and the government really helped me. 2 नवंबर 1984 कैप्टन परमजीत सिंह की डायरी एंट्री कहती है, वर्किंग लाइक अ रोबोट as too much disturbance due to lack of news about family. Slept from 1600 to 1800 hours to stop turmoil in brain, but had restless sleep in evening. 3 नवंबर 1984 को सिखों पे लगातार हमलों की खबर दक्षिण गंगोत्री तक पहुंचती रहती है। कितने लोग मरे, कहाँ, और देश की हालत कितनी खराब है। कैप्टन परमजीत सिंह ने नोटिस किया कि जो दरारें हिंदुस्तान में लोगों के पीछे आ गई थी, उन्होंने दक्षिण गंगोत्री तक अपना रास्ता बना दिया था। In my mind, there was a bit of apprehension since I am also sick. People should not think I am, supporting them. But I could see there was distrust in some of the members' eyes. I used to tell them that as far as I am concerned, I am always with them, and we are a close-knit family here. And so I tried to assure them. I don't know what was their feeling, but I felt a bit this thing. In some minds that we can be also do something. After how long did it take for things to get back to normal? I say that when the Indira Gandhi was assassinated, all the sympathies were for her. But when these riots and all took place, all the members, I will say not even one, everyone, they were in support of me, and they were against these hooligans, massacring the innocent people. So that felt good that yes, at least my own colleagues, my own friends here, they are with me, and it is only some ignorant people who are doing it. And after a few days, it really didn't. There was no change at all. 19 नवंबर 1984 दक्षिण गंगोत्री को डिपार्टमेंट ऑफ ओशन डेवलपमेंट की तरफ से एक टेलेक्स आता है। उस टेलेक्स में लिखा हुआ है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एंटार्क्टिक फाइल्स की आखिरी एंट्री।
The work is of national interest. It is commendable that our young scientists and others involved are so cheerfully accepting the hardships and the risks. God bless them. December 4th, 1984 को 4th इंडियन एंटार्क्टिक मिशन गोवा से निकलता है और एक बार फिर फिन पोलारिस और उसका क्रू उनको अंटार्कटिका पहुंचाएगा। अब हर दिन विंटरिंग टीम लीडर सत्या शर्मा और बाकी विंटरिंग मेंबर्स 4th एक्सपीडिशन के साथ कम्युनिकेशन में हैं। अब उनको अंटार्कटिका और खासकर दक्षिण गंगोत्री को छोड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ अंटार्कटिका में भी किसी भी जानी पहचानी शक्ल या जगह से हजारों किलोमीटर दूर कुछ चीजें हैं जिनसे आप नहीं भाग सकते। विंटरिंग टीम अपना मिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुकी है। इस दौरान उन पर और खास करके उनके घर वालों पर क्या गुजरी, आशा शर्मा के लिखे हुए आर्टिकल केस एक्सट्रैक्ट से शायद आप समझ पाएंगे। टेलीफोन पर मैं हमेशा यही बताती कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। वहाँ से इनका भी यही जवाब होता। अगस्त 1984 की एक सुबह मेरा छोटा लड़का सामान्य से बुखार से उठा था। मैं सोकर उठी तो देखा वो ज़मीन पर घिसट कर बाथरूम जाने का प्रयत्न कर रहा है। आशंका से मैं कांप उठी, क्या पोलियो? उसी समय उसे संस्थान के चिकित्सा कक्ष में ले गई। डॉक्टर ने पोलियो की संभावना की जांच के लिए मिलिट्री अस्पताल में उसी समय भर्ती कराने को कहा। सारा दिन अस्पताल की दौड़ धूप के बाद शाम को इनका टेलीफोन आना था। इस कारण रोते हुए बेटे को छोड़कर अस्पताल से जल्दी ही आ गई। टेलीफोन आया। उस दिन शायद ये अच्छे मूड में थे, मजाक कर बैठे मेरे ये कहने पर कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या बात है भाई, भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत का पुणे शहर क्या देवभूमि में बदल गया है? कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। मेरे अंटार्कटिका आने से यह सुखद परिवर्तन आया है तो न हो मैं अंटार्कटिका में ही बस जाता हूँ। मैं हंस दी, तुम्हारा अंटार्कटिका भी तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मैं इन्हें क्या बताती कि बीमार बेटे को रोता छोड़कर 13 किलोमीटर दूर अस्पताल से तुम्हारा टेलीफोन सुनने के लिए भाग कर आई हूँ। बताने से लाभ भी क्या होता, कितने चिंतित होते ये और स्वयं को कितना असहाय अनुभव करते। वर्ष धीरे धीरे गुजरने लगा। इनके टेलीफोन नियमित आते रहे। मैं एक एक दिन गिनकर काट रही थी। 4 दिसंबर 1984 को चतुर्थ दल अंटार्कटिका अभियान के लिए रवाना हुआ और उस दल के अंटार्कटिका पहुंचने की सूचना के साथ ही मेरे मन से चिंता के बादल छंटने लगे। You were listening to India's greatest journeys, Dakshin Gangotri. an Eminem original. This podcast, inspired by the historic mission Dakshin Gangotri of 1983, uses creative liberties and dramatizations to enhance the storytelling experience. The creators, producers, directors, artists, and all individuals associated with this podcast do not intend to malign, defame, slander, or offend any person, place, region, country, religion, community, or individual. Every effort has been made to respectfully represent the armed forces, uniforms, and national representatives. Any inaccuracies or deviations are entirely unintentional. The podcast does not endorse smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.